तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने बिगन को हरा दिया होता है। अब आगे हमारे एमसी के स्क्वाड मेंबर सब बोल रहे होते हैं, क्या तुम सब ने सुना कि कैप्टन ने बिगुन को हरा दिया। मैं जानता था कि उसमें कुछ अलग बात है, यहाँ तक कि जब हम उससे लड़े तो भी ऐसा लगा कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो जियोक्संग बोलता है, अगर ये अफवाह सच है तो मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता कि वो इतना पावरफुल था। शायद वो वही कैप्टन है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो यूरियम बोलता है, मुझे भी लगा कि वो कुछ अलग सा लग रहा है, अब से हमें उसके प्रति अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। और यूंग कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ, अगर कैप्टन सच में ऐसा कर सके। तो योंगजिन कहता है कि वो क्या था। तो सोरयोंग कहती है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। ये हमारे एमसीओ दिखाया जाता है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है, डेड स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। लीक एबिलिटी यूरियम 100 में से 60 बढ़ गई है। जियोंगसंग 100 में से 60 बढ़ गई है। योंगजिन 100 में से 75 बढ़ गई है। सोरयोंग 100 में से 80 बढ़ गई है। ये सब हमारा एमसीओ देख के चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि डेथ बैंडेड कंपनी के कैप्टन के साथ फाइट जीतने से मेरी पसंद कितनी बढ़ गई। लेकिन मेरे साथ क्या गलत है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है, बॉस आप जाग गए। तो मैं सियोगडू को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि आज सुबह मैंने देखा कि आपका दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए मैंने उसे आपके लिए ठीक कर दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि ओ ये तो तुम हो सियोगडू, बहुत अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। अगली बार जब तुम आ रहे हो तो मुझे पहले ही बता देना। एक मोमेंट के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि सूरज गलत दिशा में उग रहा है। तो सियोगडू कहता है कि आपका मतलब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये कुछ नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि फाइनली अब मैं हिल पा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं उस फाइट के बाद अपनी प्रगति बचा लूँ। अब एक और दिन शुरू करने का समय आ गया है। सिस्टम पे लिख के आता है, आप पढ़ाना चाहेंगे, एक मिशन स्वीकार करेंगे, पैदल सैनिकों की तरह कार्य करेंगे, एरिया में घूमना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं फाइनली एक पैदल सैनिक की तरह काम करने, अदरवाइज कुछ समय आराम करने की योजना बना रहा था। लेकिन बिगुन के साथ उस फाइट को जीतने के बाद मेरी कंपनी के मेंबर्स के बीच मेरी पसंद काफी बढ़ गई है। बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी पसंद को और भी ज्यादा बढ़ा लूं। तो सिस्टम पे लिख के आता है, डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडर को सिखाओ, आप किस एरिया में जाना चाहेंगे। कंपनी कमांडर क्लासरूम। तो हमारा एमसी कहता है कि ओह इस बार कोई सूची नहीं है, मुझे लगता है ये हर बार नहीं दिखता। फिर हमारा एमसी सीधा क्लासरूम में आ जाता है। सिस्टम पे लिखा हुआ होता है, अब कंपनी कमांडर क्लास की और यात्रा कर रहे हैं। अब आप डेड स्पिरिट कंपनी के कमांडरों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, उन्हें सिल्वर स्पीड यूनिट के हेड स्कूल से स्कूल की शिक्षा दें। फिर हमारा एमसी ट्रेनिंग करवा रहा होता है। ऐसे दिसंबर बीत जाते हैं, ऐसे जनवरी भी बीत जाते हैं और ऐसे फरवरी बीत जाते हैं। सिस्टम पे लिख के आता है, आपने मिशन पूरा कर लिया है। डेड स्पीड कंपनी के कंपनी कमांडरों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है। फर्स्ट कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। दूसरा कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। तीसरी कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। फोर्थ कंपनी कमांडर 100 में से 80 बढ़ गई है। ये सब हमारा एमसी देख के अपने मन में कहता है कि मैं ये काम 4 महीनों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पसंद 80 से ज्यादा नहीं जाएगी। क्या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है, टीच डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों को सिखाएं, डेथ स्पिरिट कंपनी के कंपनी कमांडरों के साथ एक मिशन को अंजाम दें। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या चल रहा है, क्या इसका इस तथ्य से कोई संबंध है कि मेरी पसंद 80 पर अटक गई है। खैर, किसी मिशन को स्वीकार करना और पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना कंपनी कमांडरों से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सबसे अच्छा रास्ता लगता है। तो सिस्टम पे लिख के आता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमारा एमसी डेड स्पिरिट कंपनी कमांडर रेस्ट एरिया को चुन लेता है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जानता था। फिर हमारा एमसी उसी एरिया में आ जाता है। वो देखता है तो जियोंगसंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी को भी वो देखता है और कहता है कि ओ कैप्टन, आप यहाँ कब आए। तो हमारा एमसी कहता है कि बस अभी। तो जियोंगसंग बोलता है कि मैं बहुत प्रभावित हूँ कि मैंने तो आपको आते हुए भी नहीं सुना। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, अब वो पहले से ज्यादा टॉक्टिव हो गया है क्योंकि अब मेरी पसंद बढ़ गई है। जियोंगसंग कहता है कि कैप्टन, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपसे कुछ पूछूं। तो हमारा एमसी कहता है कि वो क्या है। तो जियोंगसंग कहता है कि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पावरफुल हो गए, आप इतनी जल्दी इतने पावरफुल कैसे हो गए। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आप कैसे मजबूत हुए के बारे में जियोंगसंग के क्वेश्चन का आंसर रास्तों में से चुने। पहला, मैं डिस्परेट था। दूसरा, कड़ी मेहनत और हिम्मत। तीसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट। चौथा, आई गेस मैं बहुत लकी था। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि पिछले क्वेश्चन के विपरीत इस बार कोई अजीब उत्तर नहीं है। मेरा अनुमान है कि इनमें से कोई भी सही उत्तर हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई निरर्थक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं इन रास्तों पर शर्त लगाता हूँ, मेरी पसंद पर असर पड़ेगा। ऑप्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके बाद होने वाली बातचीत। ऐसे सिचुएशन में मुझे ये सोचना होगा कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। मुझे जियोंगसंग को अपने बारे में बताना चाहिए। तभी हमारा एमसी आई वॉज डिस्परेट का ऑप्शन चुन लेता है। तो वो बोलता है कि डिस्परेट सर। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है, तुम वैसे हो कहाँ से। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ से हूँ, मुझे सच में याद नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे भी नहीं, मैं बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ और मैं सच में अतीत को याद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एक विविड मेमोरी है। एनिमल
की चीखने की आवाज और खून की स्मेल। गांव और सुअरों को जब काटा जाता है तो वो बहुत भयानक चीखने जैसी आवाज निकालते हैं। हर जानवर अलग अलग आवाज निकालता है, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। किसी कारण से मैं उस आवाज की आदत भी नहीं डाल सका और खून और मांस की गंध से मुझे बीमार महसूस होता था। और अपने मन में कहता है, जब मैं बच्चा था तो मैं स्ट्रांग बनने के लिए बहुत क्यूरियस और बेताब था। ये यकीन नहीं है कि क्या स्ट्रांग बनने की चाहत का एक वैध रीजन है, लेकिन ये मेरा जवाब है। कसाई खानों वाले कस्बों में हमेशा उस स्मेल का वास रहता था, लेकिन खून की गंध जितनी बुरी होती है, क्या तुम जानते हो कि इससे भी बुरी क्या होती है? तो जियोक संग बोलता है कि जानवरों के पेशाब और गोबर की गंध। मैं एक कसाई भी था। तो हमारा एमसी कहता है कि चलो बैठो। तो वो बोलता है कि ठीक है सर, और वो दोनों बैठ जाते हैं। और हमारा एमसी कहता है कि बचपन में मुझे हमेशा बहुत भूख लगती थी, क्या तुमने भी बूचड़ खाने के पीछे मांस के टुकड़े इकट्ठा किए थे? तो बोलता है कि हाँ सर, अधिकतर सर्दियों में। तो हमारा एमसी कहता है कि जमे हुए मांस को चाकू से काटना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए मुझे एचाई से काटना पड़ा। जियोक्सम बोलता है कि हाँ, तब मांस के टुकड़े हर जगह उड़ जाएंगे। मुझे उनके पिघलने तक इंतजार करना पड़ा और फिर उन्हें चबाना पड़ा। और जोर जोर से हंसने लगता है। और हमारा एमसी कहता है, ओ हाँ, मुझे भी ये याद है। और फिर भी लोग कसाई का काम एक अच्छा काम मानते थे। वो कहते हैं कि बाकी सभी को जड़ी बूटियों और जड़ों पर जिंदा रहना पड़ता है, लेकिन कम से कम कसाई भूख से नहीं मरेंगे। और हमारा एमसी भी हंस रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं एक वॉरियर बन गया हूँ जो तलवार से जीतता और मरता है, मेरे लिए अपने बचपन की यादों को संजोना आसान था। और उससे कहता है कि मैं हताश था और आज भी मुझे वो हताश महसूस होती है। तो योग संग बोलता है कि लेकिन क्या आप ग्रेट इंपीरियल पवेलियन से नहीं है सर? आपको कोई मार्शल आर्ट टेक्निक क्यों नहीं सिखाई गई? मैंने सुना है कि आपका कोई स्पेशल संबंध नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं डेमोनिक नेचर इंस्पेक्शन में फेल रहा। वो सुन के कहता है, क्या? लेकिन आपके पास डेमोनिक एनर्जी पर इनक्रेडिबल कंट्रोल है। तो हमारा एमसी कहता है कि आश्चर्य की बात है ना? खासकर इसलिए क्योंकि अधिकांश लोगों के अंदर कोई डेमोनिक स्वभाव नहीं होता। अदरवाइज गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम ही करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे जोखिम उठाना पड़ा। मैंने पावरफुल बनने के प्रयास में ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड के ऑफिस की कई बार तलाशी ली। तो बोलता है कि आपने उसके ऑफिस की तलाशी ली? तो हमारा एमसी कहता है, खैर वो मुझे एक बार से ज्यादा नहीं मार सकता है ना। मैं काफी लकी था कि मुझे उसकी कमजोरी का पता चला और फिर मेरी मुलाकात लॉर्ड गॉडमा से हुई। तो वो बोलता है कि अमेजिंग। तो हताशा से आपका यही मतलब था, अपने जीवन को जोखिम में डालने की इच्छा और जिंदा रहने का डिटर्मिनेशन। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है तुम ऐसा कह सकते हो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने जोक्सन को राजी कर लिया है। जोक्सन के साथ आपकी पसंद ट्रस्ट लेवल पर पहुंच गई है। लीग एबिलिटी जोक्सन दूसरा कंपनी कमांडर 100 में से 100 हो गई है। आपकी पसंद ट्रस्ट के लेवल तक पहुंच गई है। किसी भी नॉर्मल सिचुएशन को छोड़कर आपकी पसंद कम नहीं होगी। अब आप सीधे जियोक्सन को मिशन सौंप सकते हैं। जियोक्सन बोलता है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या? अभी सिस्टम पे लिख के आता है, आपने जोक्सन से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, पर्याप्त डेमोनिक प्रकृति के बिना वॉरियर का फ्यूचर। दूसरा, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड और सिल्वर स्पीड यूनिट के बीच करंट रिलेशन। तीसरा, गियर वेपन के बारे में। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इस बार मैं कौन सा रास्ता चुनता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लिखा है कि मैं निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, जिसका प्रोबेबली ये अर्थ है कि मैं सारी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, चाहे मैं कोई भी रास्ता चुनूं। तो जियोक्सन बोलता है कि पर्याप्त डेमोनिक प्रकृति के बिना वॉरियर का फ्यूचर, ये बहुत क्रूएल है। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते। कमजोर होने का मतलब निश्चित रूप से मरना है। यही रीजन है कि मानक टेक्निक का यूज करने वाले वॉरियर हमेशा डेमोनिक कल्ट के वॉरियर की तुलना में कमजोर होते हैं। हाल ही में सिल्वर स्पीड यूनिट के कई मेंबर जो ग्यूसामा की निगरानी कर रहे थे लापता हो गए। डेथ सम्राट की कंपनी के 6 कमांडर स्पष्ट रूप से कहें तो प्रोबेबली उसमें 100 की पहचान न हो सके। ये सुनिश्चित करने के लिए पर हड्डी पिघलाने वाले एसिड का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन अगर उसने हड्डी पिघलाने वाले एसिड का इस्तेमाल किया होगा तो इसका मतलब है कि उन्हें उसके बारे में कुछ पता चल गया होगा। ग्यूसामा को पहले से ही पता था कि कोई उसे देख रहा था और मुझे यकीन है कि यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि वो कौन था। सिल्वर स्पीड यूनिट खतरे में पड़ गई और आगे चलकर इसने लॉर्ड गोनमा को भी खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया। विडम्बना ये भी है कि इसका अर्थ ये भी है कि इस सब में हमारी भूमिका अब और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि जो योजी दो मैंने लॉर्ड गोनमा को दिया था वो और भी बड़ी समस्याओं का कारण बन गया है और अगर मुझे कोई और मिशन दिया जाए ये आसान नहीं होगा। चलो लास्ट ऑप्शन चुनते हैं। तभी सिस्टम पे लिख के आता है गियर, हथियार के बारे में। और वो बताता है कि और में गियर बहुत यूज होती है और ये केवल कैप्टनों के लिए ही नहीं है, मेरे जैसे कंपनी कमांडर भी गियर के मालिक हो सकते हैं। वस्तुएं इकट्ठा करने से आपकी लड़ने की पावर बढ़ सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस वेपन का यूज करते हैं और आप किस हथियार के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। गियर भी आपके स्किल को प्रभावित कर सकता है।
अगर आप अमेरिकी कंपनी कमांडर को वेपन रखने की अनुमति देते हैं, कैप्टन मिशनों को पूरा करने में हम आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। वेपन प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप इन्हें मिशन या अनुरोध स्वीकार करके या पैदल सैनिक के रूप में कार्य करके प्राप्त कर सकते हैं, या अगर आपके पास पैसा है आप इन्हें खरीद भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। हमारा हमसी कहता है कि मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलता है कि इसका जिक्र मत करिए सर। वो उठते हुए कहता है कि मुझे अभी आपको बस इतना ही बताना है। तो हमारा हमसी कहता है ठीक है, और वहाँ से वो जाने लगता है। हमारा हमसी अपने मन में कहता है जॉक्सन ने अभी मुझे क्या बताया, मेरे फ्यूचर पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। वास्तव में मुझे पता है कि ऐसा होगा, सोचने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारे हमसी को कुछ होता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ, जरा रुको, ये वो दिशा है जिस और जॉक्सन जा रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछने ही वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है ये ग्यूसामा होता है, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड। इसका हेल्थ 3 करोड़ होता है, इंटरनल एनर्जी 5 लाख होता है और ट्रांसेंडेंट डायमंड मास्टर फाइटिंग पावर लेवल पर होता है। तभी हमारा हमसी भी देख के चौंक जाता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आप क्या करना चाहेंगे, गाइड करेंगे या थोड़ी देर तक वेट करेंगे। हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मुझे उससे लड़ना चाहिए, लेकिन ये आप मत्या होगी। मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की, मैं अनगिनत बार मौत से बाल बाल बचा हूँ और मैंने कभी भी किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी सभी लड़ाइयों से सभी प्रकार की क्षमताएं और अनुभव भी प्राप्त किए हैं, लेकिन ग्रेट इंपीरियल के लॉर्ड वो मेरे इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो क्या कर रहा है, ये सिल्वर स्पीड यूनिट का एरिया है, इसका ग्यूसामा से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ तब तक नहीं आया होगा जब तक कि उसका कोई विशेष रीजन ना हो। मुझे और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। तभी हमारा एमपी चुन लेता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपने वेट अ बिट लॉन्गर को ऑप्शन चूज किया है। तभी दूसरी तरफ जॉक्सन उसके सामने झुकते हुए कहता है कि आप सर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ग्यूसामा कहता है कि मुझे कुछ काम निपटाना है, मुझे बताओ डेड स्क्विड कंपनी का कैप्टन यहाँ है। और हमारा हमसी अपने मन में कहता है क्या वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है, मेरे पिछले लाइफ का उससे कोई संबंध नहीं है। इससे पहले कि ग्यूसामा ने मुझे पहला मिशन दिया, मैंने हेवनली सन आर्चिम में ट्रांसफर कर लिया था। यहीं पर मैंने गोनमा के साथ एक सौदा किया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन पूरा लेक प्रबंधों को मार डाला। ग्यूसामा मुझसे कहता है कि ओ आपका मतलब हमारे कैप्टन से है। तो ये बोलता है कि तो वो तुम्हारे कैप्टन है और मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ। तो जॉक्सन बोलता है कि वेल, तो हमारा हमसी अपने मन में कहता है कि जॉक्सन और मैं कुछ ही मिनट पहले अलग हो गए। अगर ग्यूसामा को पता होता कि मैं कहाँ हूँ तो वो आसानी से मुझे ढूंढ सकता था। जॉक्सन क्या करेगा, अगर वो ग्यूसामा का जवाब नहीं देता है तो वो खुद को बहुत कठिन सिचुएशन में डाल देगा। तो जॉक्सन उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और उसके सामने झुक जाता है और कहता है डेड स्क्विड कंपनी का न्यू कैप्टन हाल ही में एक्वायर किया गया है, हम इतने भी क्लोज नहीं है अभी, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वो कहाँ हो सकता है। तो वो बोलता है कि मैं समझ गया, बहुत अच्छे, और वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है मेरे साथ अभी कुछ घटना हुआ, अगर तुम निश्चित नहीं हो कि कोई पर्सन कहाँ है, क्या तुमको उनकी तलाश में जाने की पेशकश नहीं करनी चाहिए। और गुस्सा आ जाता है और ये देखकर जॉक्सन डरते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर। तभी वो आते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग इनफ ट्रेनिंग नहीं मिला है, और उसको एक झापड़ मारता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा सर। तो वो बोलता है कि तुम्हारा सॉरी, अगर तुमको माफी मांगना है तो अपने आप को प्रूव करो, और उसके सामने स्वॉर्ड दे देता है। ये तक कि हमारे एमसी को अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जैसे हमारे एमसी को पहले एपिसोड में उसके हाथ को काटा गया था, और हमारा एमसी गुस्सा होकर कहता है कि वो कमीना। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप क्या करना चाहेंगे, फाइट करेंगे या थोड़ी देर तक और देखेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि वो अभी भी लोगों को सबसे घिनौने तरीकों से अपमानित करने में आनंद लेता है। आज मैं उसे अभी मार पाता, धिक्कार है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो जॉक्सन को मार डालेगा। ग्यूसामा भले ही ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड हो, लेकिन जॉक्सन और मैं करंट में सिल्वर स्पीड यूनिट से संबंधित हूँ, और जॉक्सन मेरा सबऑर्डिनेट है। मैं जानता हूँ कि डेमोनिक कल्ट में ताकत ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी से अत्यधिक मांग करने के लिए तुमको एक वेद कारण की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि अभी कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो हमारा एमसी फिर से वेट अ बिट लॉन्गर ऑप्शन को चुन लेता है। जॉक्सन मुझसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सर, मैं सिल्वर स्पीड यूनिट से बिलोंग हूँ और मैं लॉर्ड गोनमा को सर्व करता हूँ। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से परेशान किया है तो आप मानक प्रक्रिया का पालन कर सकते थे और आधिकारिक शिकायत प्रस्तुत कर सकते थे, और फिर भी आपने मुझे धमकाने का फैसला किया क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा कमांडर कहाँ है। लॉर्ड गोनमा को ये सुनकर खुशी नहीं होगी। तो हमारा एमसी भी ये सुनकर कहता है कि बहुत बढ़िया जॉक्सन, जस्टिफिकेशन ये सबसे अच्छा कार्ड है जो जॉक्सन अभी खेल सकता है। तो ग्यूसामा हंसने लगता है और कहता है कि अपने आप को दिखाओ। जैसे ही बोलता है तो उसके पीछे एक लड़की आ जाती है, वो स्वॉर्ड को उठा के ग्यूसामा को दे देती है, और हमारा मन में कहता है कि वो क्या कर रहा है अब। और तभी उस लड़की के चेस्ट में वो घुसेड़ देता है स्वॉर्ड और कहता है
अब अभी हम देखते हैं कि वो रेज मोड में आ जाती है, हमारे जियोक्सोंग के पास आने लगती है और सिस्टम पे लिख के आता है ह्यूबी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड का सर्वेंट, कॉइन प्लस 4 लाइफ, हेल्थ 50 लाख, इंटरनल एनर्जी 70 लाख, सुप्रीम मास्टर कॉम्बैक्ट पावर 87 लाख। हमारा हमसे अपने मन में कहता है ये बास्टर्ड लोग, उसने ऐसा दिखाया जैसे कि जोक्सोन ने अपने अंगरक्षक पर हमला किया ताकि उसे मारने का बहाना मिल जाए। वो लोगों के साथ मिट्टी से भी बदतर व्यवहार करता है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो सच में जोक्सोन को मारना चाहता है, ना ही ऐसा इसलिए है कि जोक्सोन ने किसी ऑर्डर का पालन करने से इनकार कर दिया या इसलिए कि उसने अभिमान को ठेस पहुंचाई। वो बस जोक्सोन को पसंद नहीं करता और अब उसे मार डालने का मन कर रहा है। उसे तो बस लोगों को सताने और उन्हें कष्ट देखने में आनंद आता है। दूसरी तरफ जोक्सोन के शोल्डर पे वो स्वॉर्ड आर पार कर देती है, फिर से हमारे जोक्सोन पे वो अटैक करती है। आराम से अपने मन में कह रहा होता है अरे यार जोक्सोन के पास कोई मौका नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो चाहती तो उसे तुरंत मार सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो उसे दर्द दे रही है और उसके घावों से खून बह रहा है। उसे बस हार मानने पर मजबूर करना है। वो शिकार कर रही है, लड़ाई नहीं। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती तो पीछे से गुसामा कहता है कि बस काफी है। जोक्सोन से कहता है कि तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा वो कैप्टन जिसके प्रति तुम इतने वफादार हो वास्तव में अपनी कमान के तरह इकाई को त्याग दिया। उसका नाम सियोली है। वो ग्रेट इंपीरियल पवेलियन में एक साधारण लोलीफुट सोल्जर हुआ करता था। वो फ्लाइंग हेड कंपनी के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे समूह के इंचार्ज था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब उन्हें मिशन सौंपा गया तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ वो अपने सब ऑर्डिनेट को छोड़कर फोर्ट रिसाइपल के पास भाग गया। अल्टीमेटली उसकी कंपनी के सभी लोग मारे गए। दूसरी ओर वो सक्सेसफुली डेड स्पिरिट कंपनी के कैप्टन बन गया। उसे ये नौकरी केवल भाग्य से ही मिली थी। तुम क्या सोचते हो, क्या वो सच में तुम्हारी वफादारी का हकदार है? माराम सी अपने मन में कहता है उस बास्टर्ड को तो ये सब पहले से ही पता था। जब गोनमा ने किसी को गिव सामा पर नजर रखने के लिए भेजा प्रोबेबली तभी उसे एहसास हुआ कि योजी डो गायब है। गिव सामा जोक्सन से बोलता है ये घाव काफी गंभीर लग रहे हैं, अगर इनका तुरंत इलाज नहीं किया तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। हमारे पास भी पूरा दिन नहीं है इसलिए इसे जल्दी निपटा लो। फिर से पूछ रहा हूँ तुम्हारा कैप्टन कहाँ है, वो कहाँ रहता है? तो जियोक्सन कहता है कि मुझे अभी याद आया। तो गिव सामा कहता है कि अरे क्या ऐसा है, वो कहाँ है? तो जियोक्सन बोलता है कि मैं वो, तभी चिल्ला के वो कहता है कि वो क्या था, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी वो सामने आता है तो जियोक्सन उसके मुंह पे थूक देता है और कहता है मैं एक मोमेंट के लिए तुम्हारे साथ था, है ना? यही मेरा तुम्हारे लिए आंसर है। मैं कसाई घराने से हूँ, तुम जैसे अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ मिट्टी से भी बदतर व्यवहार करते हो, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। वो मेरे जैसा है, वो मुझसे कमजोर हुआ करता था लेकिन मैं इस तथ्य की सराहना करता हूँ कि अब वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। तुम जैसा कोई पर्सन कैसे समझ सकता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? और हम देखते हैं कि गिवसामा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और दूसरी तरफ जोक्सन का हाथ कांप रहा होता है और कह रहा होता है कि कैप्टन मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई डेस्परेट के बारे में, ये बहुत इंस्पायरिंग था। और वो वहीं गिर जाता है ये बोल के। ये सब हमारा हमसे ऊपर से देख रहा होता है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप क्या करना चाहेंगे, फाइट करेंगे या थोड़ी देर और वेट करेंगे? तभी हमारे हम फाइट का ऑप्शन चुन लेता है और हमारा हमसे अपने मन में कह रहा होता है कि बार बार संकेत दिए जाने के बावजूद मैं डिसीजन लेने से बचता रहा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं अब और डरपोक नहीं रहूंगा। तब मैं सच में अपने आप को बलिदान करने जा रहा हूँ सबऑर्डिनेट के लिए, सिर्फ अपने पास्ट के लिए। और हमारे हमसी के पास सिर्फ 2 ही लाइफ बची होती है और कह रहा होता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 2 लाइफ बची है। और हम देखते हैं कि हमारे हमसी ने फाइट का ऑप्शन चूज कर लेता है और हम देखते हैं कि हमारा हमसी पीछे खड़ा हुआ होता है। हमारा हमसी तेज से चिल्ला के कहता है कि गुसामा तुम बास्टर्ड, और सिस्टम पे लिख के आता है कि अब फाइट शुरू हो रही है और हमारा हमसी कहता है कि मैं यहाँ हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है 2 से ज्यादा एनिमी का पता चला है, आप हमला करने के लिए किसी को चुन सकते हैं। आप किस पर हमला करना चाहेंगे, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड या ह्यूबी? तुम्हारा हमसे ह्यूबी को चुन लेता है और वहाँ से लाइट चमक रही होती है और वो लोग भी कुछ महसूस होता है और हमारे हमसे सुपर हीरो वाला लैंडिंग करता है वहाँ पर। ये देख के दोनों ही चौंक जाते हैं और सिस्टम पे लिख के आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको ह्यूबी की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मार्शल आर्ट का यूज करेंगे, आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट का यूज करना चाहेंगे? इल्वोंसो स्कूल, परफेक्ट, सोसेंसी स्कूल, इंटरमीडिएट, ब्लेजिंग फिस्ट स्कूल, इंटरमीडिएट, 4 एलिमेंट टेक्निक, विंड, बिगिनर। तो हमारा हमसे कहता है कि मुझे कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए और उन दोनों के बीच में घिरा हुआ होता है और कह रहा होता है मुझे सच में फिस्ट टेक्निक की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक वेपन है। शेर पावर की संदर्भ में 4 एलिमेंट टेक्निक सबसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैंने अभी तक उन्हें सीखना समाप्त नहीं किया है और सोसेंसी स्कूल अभी भी केवल इंटरमीडिएट लेवल पर है। इस मामले में मैं इस समय मेरे पास उपलब्ध सुप्रीम रास्तों को चुनूंगा। तो तुम्हारा हमसे इल्वोंसो स्कूल, परफेक्ट
ऑब्जेक्ट को चुन लेता है और कहता है 9 बेसिक टेक्निक फ्लाइंग फैंटम स्वॉर्ड और अटैक कर देता है ह्यूगबी के ऊपर और उसको भी चोट लगती है और उसकी हेल्थ 70 लाख में से 11,50,000 घट जाती है। हमारा हमसे अपने मन में कहता है क्या ये काम कर गया, और ग्यूसामा की ओर से उसकी छाती पर वार के साथ उसके हेल्थ में पहले ही 20 लाख की गिरावट आ चुकी थी। सिस्टम पे लिख के आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको ह्यूगबी की कमजोरी मिल गई है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा हमसे कहता है कि मुझे उस पर दबाव कम करने की जरूरत है और सिस्टम पे लिख के आता है मार्शल आर्ट का यूज करें। आप किस प्रकार की मार्शल आर्ट का यूज करना चाहेंगे, एल्वोंसो स्कूल, ससंसी स्कूल। तो हमारा हमसे कहता है इस बार केवल 2 रास्ते हैं। मेरा अनुमान है कि ये ऑटोमेटिक सिचुएशन के अनुसार रास्तों को एडजस्ट करता है। तो हमारा हमसे कहता है 3rd बेसिक टेक्निक ऑफ ससंसी स्कूल, ग्लेशियल मून, और उस पे अटैक कर देता है जिसकी उसकी हेल्थ 70 लाख में से फिर से 4 लाख घट जाती है। और सिस्टम पे लिख के आता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको ह्यूगबी की कमजोरी मिल गई, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा हमसे कहता है कि नाइस, अटैक काम कर गया। तभी सिस्टम पे लिख के आता है वार्निंग, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड ने आपकी कमजोरी ढूंढ ली है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा हमसे कहता है कि आई गेस ये मेरे सरप्राइजिंग हमले का अंत है, वो काफी दूर है और अभी तक हमला करने की सिचुएशन में भी नहीं आया हूँ और फिर भी ये विंडो दिखाई दे गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक अलौकिक डेमन मास्टर है। और सिस्टम पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आता है, कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन एनालाइज, मार्शल आर्ट एनालाइज की बुनियादी टेक्निकों का एनालाइज कंप्लीट हो गया है। हमला करने के लिए एक गोल सेट करें, ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड पर या ह्यूगबी पर। आपको 3 ऑप्शन मिल गए हैं। पहला, बिना कोई नुकसान पहुंचाए ह्यूगबी पर हमला करें। दूसरा, ह्यूगबी को जोरदार झटका देने के बदले में 30% डैमेज उठानी पड़ी। तीसरा, ह्यूगबी पर गंभीर अटैक के बदले में 90% क्रिटिकल डैमेज होगी। हमारा एमसी कहता है कि इसमें सोचने की बात नहीं है, जब मैंने ये लड़ाई शुरू की थी उसी मोमेंट मुझे पता था कि मेरा गोल क्या है। सिस्टम पे लिख के आता है ह्यूगबी पर गंभीर अटैक के बदले में 90% डैमेज पड़ी। तो हमारा हमसे कहता है कि मुझे किसी भी हालत में ह्यूगबी को मारना ही होगा। सिस्टम पे लिख के आता है अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारा एमसी फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी तरफ ग्यूसामा हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो अपने हाथ में फायर लाते हुए हमारे एमसी को जला देता है और हमारा एमसी दर्द में चिल्ला रहा होता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मैं ठीक से नहीं जानता कि समय का क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सांस लेने में लगने वाले समय को 10 से विभाजित करना होगा और फिर उस संख्या को आधे से विभाजित करना होगा। फिर मैं ग्यूसामा के हमले से उत्पन्न गर्मी को अब्सॉर्ब करने के लिए सोऑन टेक्निक का यूज करूंगा और जैसे मैं अपना बॉडी घुमाता हूँ मैं अपनी तलवार एक तरफ घुमाऊंगा। फिर हमारा हमसे अपना तलवार घुमाता है और सीधा उस पे अटैक कर देता है ह्यूगबी पर और वो जल रही होती है और दर्द में चिल्ला रही होती है और वहीं मर जाती है। और हमारा एमसी कहता है मुझे याद है कि सिक्वाइड कैंप में वो हमें क्या कहा करते थे, तलवारबाजी की मूल टेक्निकों में से एक तलवार चुराना। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बुनियादी तलवार टेक्निक को पूर्ण करने के लिए कई मेहनत करें तो किसी दिन हम पर पावरफुल परिवर्तन जैसे तवादी को टेक्निकों का यूज करने में एबल हो जाओगे। न्यूनतम प्रयास से बड़े हमलों का मुकाबला करने का एक तरीका है अपने अपोनेंट की पावर का उनके विरोध यूज करके। सिस्टम पे लिख के आता है सिमुलेशन मोड अब खत्म हो गया है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे देखने दो कि क्या यह काम करता है और दूसरी तरफ हमारा एमसी वो गले से पकड़ के उठा देता है और कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, और हमारे एमसी का मास्क पिघलने लगता है और कहता है कि ये तो तुम हो। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे देखकर हैरान हो। वेल मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, ये सच में अभी भी हुआ है। तुम बस यही कर सकते थे कि खड़े होकर देखते रहो कि तुम्हारा सबऑर्डिनेट मर रहा है। अगर मैं इस पर विचार करूं तो मैंने अपने सबऑर्डिनेट को अबेंडन नहीं किया, लेकिन तुमने किया। ग्यूसामा गुस्से में हमारे एमसी का गला दबाने लगता है और वहीं मर जाता है। हमारा एमसी फिर से वापस आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे अपने पूरी बॉडी में फायर मास डेमन टेक्निक की गर्मी महसूस हुई। ये नरक के समान पीड़ादायक था। मैंने अपनी पिछले जन्मों में भी ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किया था। फिर भी कम से कम सिमुलेशन काम कर गया और मैं ह्यूगबी को हराने में कामयाब रहा। और हमारे एमसी के ऊपर 5 कॉइन लिखे हुए होते हैं। मैं 3 करोड़ कॉम्बैट पावर वाले जानवर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मैं ये बिलीव नहीं करना चाहता हूँ कि जब मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तो किसी दिन ये संभव हो सकेगा, लेकिन अभी तो उसकी लड़ने की पावर बहुत ज्यादा है। मैं अभी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं यूं ही जीवन बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे ह्यूगबी को मारकर और उसके चेहरे पर गुस्से से भरी नजर देखकर अपना आधा बदला मिल गया। मुझे इस बात पर विचार करना होगा कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। पहला, मुझे जियोक्सुंग को उससे दूर करना होगा। ग्यूसामा केवल तब सामने आया जब मैंने जियोक्सुंग का विश्वास पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था। इसलिए मुझे ग्यूसामा के प्रकट होने से पहले जियोक्सुंग को कहीं और भेजना होगा। हमारा एमसी कहता है कि वेट, मेरी स्वॉर्ड का क्या हुआ, और इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि मैं इसे अपने टूल बॉक्स में रखना भूल गया। अरे यार, ये तलवार एक डिवाइन वेपन था जिसने मेरी सभी क्षमताओं को बढ़ा दिया। मुझे ऐसी दूसरी तलवार कहाँ मिलेगी। वेट अ मिनट, क्या ये अभी भी वहीं हो सकता है जहाँ मैंने इसे खोया था। ऐसा नहीं है कि मैंने तलवार चुराई है,
गोनमा ने आधिकारिक तौर पर मुझे इसे दिया था। इसके अलावा मैं गुसामा से लड़ने से ठीक पहले तक तलवार पकड़े हुआ था। अगर घटनाओं की श्रृंखला बाधित नहीं हुई होती, तलवार अभी भी उस स्थान पर होनी चाहिए जहाँ मैं मरा था, है ना? मैं वैसे भी फिर से जोंगसंग को देखने जा रहा हूँ, इसलिए जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो जांच करूंगा। फिर हमारा एमसी वहीं पहुंच जाता है जहाँ जोंगसंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमारे एमसी को देखता है और कहता है कि वो कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा एमसी कहता है कि मैं बस तो अभी आया हूँ। तो वो बोलता है कि मैं इम्प्रेस हूँ, मैंने तो आपके आने की आवाज भी नहीं सुनी। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जोंगसंग मेरे प्रति अपनी डेथ तक वफादार रहा। मैंने पहले कभी किसी सब ऑर्डिनेट से इस तरह की वफादारी महसूस नहीं की थी। मुझे इसे बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जोंगसंग हमारे एमसी से कहता है कि ठीक है, मुझे आपसे कुछ कहना है कैप्टन, इस आप इसे गलत मत समझिएगा। एमसी को स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है क्या ये आपकी स्वॉर्ड नहीं है? सर, जानता हूँ कि इस पर विश्वास करना डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे यही पड़ा हुआ मिला। तो हमारा एमसी उसको स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है कि मैं ठीक था, और उससे कहता है कि दरअसल मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो वो कहता है कि वो मैं समझ गया। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जब तक घटनाओं का क्रम नहीं बदलता, मेरे मरने के बाद मेरी चीजें वहीं रहेंगी जहाँ वो हैं। हमारे एमसी से वो पूछता है कि कैप्टन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? हमारा एमसी कहता है कि हाँ, पूछ सकते हो, लेकिन हमारा एमसी उससे पहले कहता है कि जोंगसंग, क्लास की ओर वापस जाओ। तो बोलता है कि क्लास, लेकिन क्यों सर? क्या आपके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ है? तो हमारा एमसी कहता है इसका रीजन अलग है, ये मत पूछो, बस आज के लिए रुक जाओ। बोलता है कि ठीक है सर। वो वहाँ से जाने लगता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है वो थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन अब उसे मुझ पर भरोसा है। वो मेरे किसी भी ऑर्डर को डिसओबे नहीं करेगा। ठीक है अब। और हमारा एमसी एक पेड़ पे आ जाता है और वो देखता है कि गुसामा को और कहता है कि वो यहाँ है, तुम जितना चाहो खोज सकते हो, तुम जो खोज रहे हो तुमको वहाँ नहीं मिलेगा पागल। तभी सिस्टम पे लिख के आता है आप कहाँ जाना चाहेंगे? चोनमा के 4th डिसाइपल के घर, दूसरा गार्ड ऑफ ब्लैक मार्शल आर्ट अकेडमी। तो हमारा एमसी कहता है विंडो दिखाई देने पर ऐसा लगता है कि मैं खतरे से बच गया। मुझे गोनमा के घर की तुलना में ब्लैक मार्शल अकेडमी के बगीचे में ज्यादा रुचि है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ और होने वाला है। फिर हमारा एमसी वहीं आ जाता है और कहता है कि ये मैं कहाँ हूँ? ये बगीचे के चारों ओर की दीवार होगी। फिर हमारा एमसी किसी को भागते हुए देखता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसा उसका पीछा किया जा रहा है। उसके पीछे कौन है? तभी हमें ह्यूगी को दिखाया जाता है जो योंगजिन का पीछा कर रही होती है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आप इंटरफेयर करना चाहेंगे, पहला हेल्प करेंगे या सिर्फ देखेंगे? तो हमारा एमसी इसको हेल्प करने का ऑप्शन चुन लेता है। योंगजिन भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है उसने मेरे पीछे अपना हथियार क्यों भेजा? मुझे भागना होगा, कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं उससे लड़ सकूं। डैम इट, मुझे ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी के पीछे वाले बगीचे में क्यों रहना पड़ा? आज कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए सिल्वर स्पीड यूनिट से कोई भी यहाँ नहीं है। तभी योंगजिन पे वो अटैक करती है, लेकिन योंगजिन उसको डॉज कर लेता है और कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इस दूरी से भी उसकी तलवार की ऑरा कितनी पावरफुल है। कुछ ठीक नहीं है, वो जब चाहे मुझे मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। तभी हमारा एमसी उसके पीछे आ जाता है और हमारा एमसी उसको कहता है कि चुप रहो, ये मैं हूँ, डेड स्पिरिट कंपनी का कैप्टन। तो वो बोलता है कैप्टन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं बाद में समझाऊंगा, यहाँ से पहले चलते हैं। फिर वो लोग एक गली में आ जाते हैं और हमारे एमसी से वो कहता है कि कैप्टन यहाँ क्या हो रहा है? तो हमारा एमसी कहता है कि अब समझाने का समय नहीं है, वो किसी भी मूवमेंट हमें ढूंढ लेगी। वो बोलता है कि आप जानते हैं कि वो कौन है? तो हमारा एमसी कहता है उसका नाम ह्यूगी है, वो ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड के लिए काम करती है। तो वो चौंक जाता है और कहता है कि ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड, आपका मतलब? तो हमारा एमसी कहता है कि ये सही है और अपने कपड़ा उतारने लगता है। इंजन कहता है कि कैप्टन ये क्या कर रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है अब तुम भी अपने कपड़े उतार दो। वो बोलता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि चलो कपड़े बदल लेते हैं, इस तरह वो हमारे पीछे नहीं आएगी। तो वो बोलता है समझ गया। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जैसे ही ग्यूसामा को जोंगसन से मुलाकात की, उसने उससे मेरे ठिकाने के बारे में पूछा और जब मैंने जोंगसन को बचाया, इस बार वो योंगजिन के पीछे पड़ गया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो क्या चाहता है, वो मेरे पीछे है। वो डेड स्पिरिट कंपनी के कमांडरों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। गोनमा को पता चले बिना ये पता लगाना कि मैं कहाँ हूँ। वो प्रोबेबली मुझसे योजिडो के बारे में पूछना चाहता है। योंगजिन कहता है क्या आप निश्चित हैं कि ये काम करेगा? ये बिल्कुल अलग दिखते हैं सर, मुझसे लड़ नहीं सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि और अगर ये ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड प्रकट हो जाए तो क्या होगा? तब तो वो हम दोनों को बर्बाद कर देगा। और हमारा एमसी कहता है कि और हम कैसे दिखते हैं इसका चिंता मत करो। तभी हमारा एमसी कैमोफ्लैग यूज करके अपने आप को चेंज कर लेता है। ये देख के योंगजिन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये अमेजिंग, आपने ऐसा करना कहाँ से सीखा है? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ ये तो बस एक छोटी सी तरकीब है जो मैंने सीखी है। तो वो बोलता है कि कैप्टन मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुम्हें लीड करना मेरा ड्यूटी है। तो वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन है, आपने योंगजिन का विश्वास जीत लिया है, योंगजिन के साथ आपकी पसंद मैक्स तक बढ़ गई है। 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप योंगजिन से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, वो ब्लैक मार्शल आर्ट एकेडमी के पीछे वाले बगीचे में क्यों था? तीसरा, क्या अपनी सिमुलेशन कॉम्बैट स्टाइल को एडवांस कर सकते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि अपग्रेड वो क्या है? अभी सिस्टम पे लिख के आता है आपने सिमुलेशन कॉम्बैट स्टाइल को अपग्रेड कर लिया है। सिमुलेशन कॉम्बैट स्टाइल अपग्रेड होकर लेवल 2 पे पहुंच गई है। सिमुलेशन मोड के दूसरे लेवल पर मैं अब सिमुलेशन का यूज किस
प्रकार करते हैं। इसके आधार पर तुम सिचुएशन का और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से एनालाइज कर सकते हो। अगर आप सिमुलेशन मोड को बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो वो तदनुसार सिचुएशन को एनालाइज करेगा। और दुश्मनों से लड़ना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, आप सिचुएशन के अनुसार आग जाने या उनके बॉडी के किसी खास हिस्से पर हमला करने का रास्ता भी चुन सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तो ये सिचुएशन के आधार पर बदलता है और ये मुझे बताता है कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है। हमारा एमसी उससे कहता है कि ठीक है अब चलते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है सर। तभी हमारा एमसी छत पे आ जाता है और कहता है क्या उसने मुझे देख लिया है, मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो। तभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 का यूज करता है और हमारा एमसी कहता है कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ओ मुझे अभी याद आया कि मुझे उसे बताना है कि मैं क्या चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे दिखाओ कि हुग्बी से कैसे भागना है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि एनालाइज सॉल्यूशन फाउंड हो गया है। डेथ बैंडेड कंपनी का कैप्टन 0.8 मील दूर है, रास्ता तीर से दिखाया गया है। अभी हमें दिखाया जाता है कि पूरी जगह को एनालाइज किया जा रहा होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है क्या मुझे इसको फॉलो करना होगा, देखते हैं ये मुझे कहाँ ले जाता है। तभी हमारा एमसी उस तीर को पीछे करने लगता है और सिस्टम पे लिख के आता है अनड्रॉसिएबल फैंटम स्टेप 4 फेस एमबीटी सरफेस। और हमारा एमसी दो जोर से तेजी से भागने लगता है और उसी एरो का पीछा कर रहा होता है बार बार और एक जगह आके रुक जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। अभी हमें डेथ बैंडेड कंपनी के कुछ लोग को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो कौन है। तभी बिगुन कहता है कि तुम कौन हो, अपना पहचान बताओ। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसको देखता है और हुग्बी वहाँ से गायब हो जाती है और हमारे एमसी के जान में जान आती है। पीछे से बिगुन कहता है कि अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि तुम कौन हो, मुझे जवाब दो नहीं तो मैं मार डालूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बहुत समय हो गया है, हम मिले नहीं बिगुन। हमारा एमसी अपने असली रूप में आता है। डेथ बैंडेड कंपनी का कैप्टन बोलता है कि डेथ स्पीड कंपनी के कैप्टन। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। तो वो बोलता है कि क्या। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्योसामा कहता है वो भाग गया लेकिन तुम लगभग कभी भी गलतियां नहीं करती। तो फिर मुझे लगता है कि उसे पकड़ना आसान नहीं रहा होगा, पता लगाने से बचते हुए। नेवर माइंड, मुझे कुछ और सोचना होगा। सिस्टम पे लिख के आता है आप कहाँ जाना चाहेंगे, चोनमा के 4th डिसाइपल के घर। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर बच गया, क्या ये लास्ट रास्ता है। कंपनी कमांडरों के बीच अपने लोकप्रियता बढ़ाने का ये प्रोबेबली मेरा आखिरी मौका है। सिस्टम पे लिख के आता है चोनमा के 4th डिसाइपल के घर 3 दिन बाद। तभी हमारा एमसी टेलीपोर्ट होके कहीं आ जाता है और कहता है कि सोरियोंग और योरिम। हमें दिखाया जाता है सोरियोंग और योरिंग के पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि वो कौन है। तभी सिस्टम पे उस बंदे का स्टेटस दिखाया जाता है, उसका नाम जोगवा होता है। वो ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के एलाइट एजेंट में से एक होता है। उसका हेल्थ 33 लाख होती है, इंटरनल एनर्जी 22 लाख होती है, वो सुप्रीम मास्टर पे होता है और कॉम्बैट पावर 44 लाख होती है। ये देख के हमारा एमसी चौंक जाता है। सिस्टम पे लिख के आता है ग्रेट इंपीरियल पवेलियन एलाइट एजेंट 10 एजेंटों की एक इकाई जो ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड के लिए सीक्रेट मिशनों को अंजाम देती है। तो हमारा एमसी कहता है कि एलाइट एजेंट। यूरियम कहता है कि ये बास्टर्ड कहाँ से आए हैं और इन्हें कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं। डेड एजेंट में से एक बंदा बोलता है कि नेवर माइंड, चलो हमें आंसर दो, डेड स्पीड कंपनी का कैप्टन कहाँ है। तो यूरियम बोलता है कि क्या। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है मुझे पता होना चाहिए था कि वो मेरे पीछे थे, वो सापिर ग्योसामा निश्चित रूप से रेजिस्टेंट है। तो यूरियम कहता है कि आखिर हम कैसे जाने। तो बंदा बोलता है कि लगता है तुमसे बात करने से काम नहीं चलेगा। तो यूरियम कहता है कि डैम इट, मैंने सुना है कि लॉर्ड गोनमा अचानक हमें ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद हम कोई नई टेक्निक सीखने जा रहे हैं। तो सोरियोंग कहती है कि मुझे यकीन है कि ये सब उनकी योजना का हिस्सा था, हमने लॉर्ड गोनमा से सीधे तौर पर कुछ नहीं सुना। और हम देखते हैं कि वो तीनों अटैक कर देते हैं उन दोनों पर। तो यूरियम एक बंदे को रोकता है और सोरियोंग एक बंदे के अटैक को रोकती है और हमारा एमसी ये सब ऊपर से देख रहा होता है और कह रहा होता है अपने मन में वो दोनों अकेले इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास कोई मौका नहीं है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है आप क्या करना चाहेंगे, फाइट करेंगे या थोड़ी देर और देखेंगे। और हमारा एमसी ये देख के अपने मन में कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो बस ये जानना चाहता है कि मैं कहाँ हूँ। वो प्रोबेबली सोरियोंग और यूरियम को नहीं मारेगा लेकिन मैं जोगसोंग जैसी गलती नहीं करना चाहता, ज्यादा मत सोचो। तभी हमारा एमपी फाइट का ऑप्शन चुन लेता है और वो पेड़ पे खड़ा हुआ होता है और वहां से जंप लगा देता है और सिस्टम पे लिख के आता है कॉम्बैट स्टाइल लेवल 2, आप किस तरह का सिमुलेशन रन करना चाहेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सभी एजेंटों को कैसा मारा जाए। तभी सिस्टम पे लिख के आता है एनालाइज सॉल्यूशन फाउंड, आप 60% डैमेज के बदले में ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के सभी एजेंटों पर गंभीर हमला कर सकते हैं, आप कंटिन्यू करें। और हमारा एमसी एक जोरदार अटैक करता है लेकिन वो डॉज कर लेता है और हमारा एमसी कहता है मुझे 60% डैमेज सहने का विचार पसंद नहीं है लेकिन मैं सिमुलेशन की मदद के बिना इन सभी एजेंटों को नहीं मार सकता। और एक बंदे का गला काट देता है। दूसरा बंदा अटैक करते हुए कहता है कि तुम कौन हो और हमारा एमसी ससंसी स्कूल एलिमेंट ब्लास्ट का यूज करके अटैक कर देता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या बकवास है, मैं इतनी तेजी से नहीं चल सकता। हमारा एमसी अल्ट्रा सेबल फैंटम का यूज करके उन दोनों को मार डालता है। तभी एक बंदा हमारे एमसी पे अटैक करता है पीछे से लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज करता है और कहता है कि
मैं इस समय उस बड़े हमले के बाद इससे बच नहीं सकता, मुझे बस एक झटका सहना होगा। और हमारा एमसी कहता है 9th बेसिक टेक्निक इल्वोन्फो स्कूल फ्लाइंग फैंटम स्वॉर्ड, और उसको भी वहीं जॉन से मार डालता है। तभी हमारे एमसी के पीछे से एक बंदा अटैक कर देता है, जिससे हमारे एमसी को लग जाता है। हमारा एमसी कहता है कि ये 60% डैमेज होनी चाहिए, इसका सिमुलेशन में लिखा गया था। और अपने मन में कहता है कि सिमुलेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे उन्हें खत्म करना है। तभी यूरिन कहता है कि कैप, तभी हमारा एमसी कहता है कि अभी चुप हो जा। तो वो बोलता है कि हाँ सर। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो एजेंट मेरे पीछे पड़े हैं, मैं उन्हें अपनी असली पहचान का पता नहीं लगाने दे सकता। तभी सिस्टम पे लिख के आता है सिमुलेशन फेल, आपने गलत हरकत की। और दूसरी तरफ वो बंदा अटैक कर देता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि शिट, मैं बंद गया हूँ, और उसका अटैक आ ही रहा होता है। उस बंदे को छूने लगता है और वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। हमारा एमसी कहता है कि एक एक्सप्लोजन। तभी हमारे एमसी को आवाज आता है, कोई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने सिल्वर स्पिरिट यूनिट पर हमला किया। तभी हम देखते हैं कि यह गिव सामा होता है, और गिव सामा कहता है कि उनकी कितनी बेकार किस्मत थी। तभी योरिन कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो चुटकी बजाता है तो सभी लोग वहाँ मर जाते हैं और एक्सप्लोजन से। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि जरा रुको, क्या वो उन नकाबपोश एजेंटों को सारा नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो उसके लिए काम करते हैं। मैं हमेशा से जानता था कि वो हार्टलेस है, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो कमीना अपने सबऑर्डिनेट को कीड़ों की तरह कुचल देगा। गिव सामा कहता है तेरा एकदम पास से होकर गुजर गया, क्या तुम सब ठीक हो। तभी हमारे एमसी पे नजर जाती है और कहता है कि तुम एकदम वॉरियर लगते हो, तुम किसके लिए काम करते हो। बाय द वे तुम फैमिलियर लग रहे हो, क्या हम पहले मिले हैं, क्या तुम अपने मास्क उतार सकते हो, तुम्हारी जान बचाने के लिए एक एहसान के रूप में तुम अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अरे मुझे क्या करना चाहिए, मैं मना करने का कोई बहाना नहीं सोच सकता, मुझे उसका ध्यान भटकाने का कोई रास्ता निकालना होगा या फिर भाग जाना होगा। बिल्कुल नहीं, उसके जैसे जानवर से बच पाना नामुमकिन है। इसके अलावा अगर मैं बच भी जाऊं तो भी फोरियोंग और योरियम के बारे में क्या। तभी वहाँ आर्थर डेमन आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत आगे आ गए हो। तभी गिव सामा आर्थर डेमन को ग्रीट करता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं बच गया हूँ। तभी सिस्टम पे लिख कहता है कि पार्ट 3 गुसामा के ट्रू इंटेंशन, और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। आर्थर डेमन कहता है कि मेरे घर के सामने काफी हंगामा हो रहा था, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ। तो गिसामा कहता है ये कोई सीरियस बात नहीं थी, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ घुसपैठिए सिल्वर स्पीड यूनिट में घुसपैठ कर चुके हैं, लेकिन मैंने उनसे निपटा। प्लस इसके अलावा डेड स्पीड कंपनी के कंपनी कमांडर खतरे में दिखाई दिए। तो वो बोलता है क्या ऐसा है। तो गिसामा कहता है कि हाँ, समय बहुत लकी था। तो आर्थर डेमन कहता है कि सच में ये अच्छी बात है कि तुम वहाँ थे, मैंने उनसे सावधान रहने को कहा था, लेकिन मुझे ऐसी घटना घटने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये सच में एक कॉन्फिडेंस है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लोग कौन थे और मेरे घर पर क्या कर रहे थे, लेकिन उनका कोई निशान नहीं बचा है। तो गिव सामा कहता है हंसते हुए, मैं सिल्वर स्पीड यूनिट के मेंबर्स को बचाने के लिए बहुत क्यूरियस था, मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गया। मैं घुसपैठियों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। मैंने सोचा कि वो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो आर्थर डेमन कहता है कि तुम थोड़े आगे बढ़ गए। तो वो बोलता है कि हाँ, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं पिछले कुछ समय से काफी परेशान हूँ, क्योंकि कुछ जासूस मेरे घर में घुस आए हैं। अगर मेरी वजह से आपको कोई असुविधा हुई हो तो मुझे माफ करिएगा। और आर्थर डेमन कहता है कि ये सब ठीक है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। खैर तुम मुझसे बात क्यों करना चाहते थे। तो वो बोलता है कि लॉर्ड सैल्मर चाहते थे कि मैं आपको एक मैसेज डिलीवर करूं। तो वो बोलता है कि कैसा मैसेज। तो वो कुछ देता है और कहता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे लिख लिया, और उसमें लिखा हुआ होता है तुम जो कर रहे हो उसे बंद कर दो। तो आर्थर डेमन कहता है क्या फर्स्ट डिसाइपल ने सच में ऐसा कहा था। तो गिव सामा कहता है कि मैंने बस वही लिखा जो मुझे बताया गया था। तो आर्थर डेमन कहता है कि सच में, और उसके मुंह पे वो फेंक देता है उस मैसेज को, और गुस्से में बोलता है अगर मैं नहीं रोकूंगा तो तुम क्या करोगे, यही मेरा जवाब है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।